हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया होंगे। तो आज 10th क्लास का सेकंड लेक्चर बना रहे हैं केमिस्ट्री के लिए, ठीक है। फिर ट्रिग्नोमेट्री के लिए भी बनाएंगे। तो 10th क्लास का वैसे केमिस्ट्री का ये पहला लेक्चर है, ठीक है। चैप्टर स्टार्ट करते हैं एसिड्स, बेसेस एंड सॉल्ट्स, ठीक। एसिड्स, बेसेस एंड सॉल्ट्स। तो इसको आप देखिए, ठीक। तो अगर हम सब्सटेंसेस को उनके रासायनिक गुणों को देखते हुए विभाजन करें, अगर हम सब्सटेंसेस का क्लासिफिकेशन उनके केमिकल प्रॉपर्टीज को देखते हुए करें, तो हम कह सकते हैं कि इनको हम 3 क्लासेस में डिवाइड कर सकते हैं, एसिड्स, बेसिस एंड सॉल्ट्स, ठीक। तो आपका चैप्टर स्टार्ट जो होता है वो इंडिकेटर शब्द से होता है, ठीक है। इंडिकेटर शब्द से आपका चैप्टर स्टार्ट होता है। तो ऐसे सब्सटेंसेस जो बता पाए कि आपके सामने जो सॉल्यूशन रखी हुई है वो क्या एसिडिक है, क्या वो बेसिक है, क्या वो सॉल्ट सॉल्यूशन है, तो ऐसे सब्सटेंसेस को हम बोलते हैं इंडिकेटर्स। क्या बोलते हैं? इंडिकेटर्स। तो बेसिकली इंडिकेटर्स क्या होते हैं? इंडिकेटर्स होते क्या हैं? ये डाइज होती हैं। दीज आर द डाइज, दीज आर डाइज, ठीक। यूज फॉर डिटेक्शन, यूज फॉर detection of the solution, और solution जो आपको दी गई है, ठीक है। तो डाइज used for detection of the solution to be acidic, basic और न्यूट्रल। न्यूट्रल मतलब सॉल्ट सॉल्यूशन, ठीक है। तो ऐसे सब्सटेंसेस जो कि डाइज होते हैं और इनको हम डिटेक्शन के काम में लाते हैं कि ये जो गिवन सॉल्यूशन है वो एसिडिक है, बेसिक है या न्यूट्रल है। तो बेसिकली हम कॉमनली जो यूज करते हैं वो 3 इंडिकेटर्स को यूज करते हैं, ठीक। मोस्ट कॉमनली यूज्ड इंडिकेटर्स, ठीक है। वो क्या क्या है? वो क्या क्या है? एक है आपका लिटमस, जो कि ज्यादातर लैब्स में यूज होता है, लिटमस। एक है आपका मिथाइल ऑरेंज, ठीक है। लिटमस जो है ये स्कूल के लैब्स में यूज होता है एज पेपर स्ट्रिप्स, ठीक है। मिथाइल ऑरेंज, फिनोल्फथलीन, ठीक। तो ये तो जो होता है लिटमस जो है ये नेचुरल इंडिकेटर की श्रेणी में आता है। ये प्रकृति से प्राप्त होता है हमें नेचुरल इंडिकेटर, ठीक। ये दोनों जो है ये सिंथेटिक है, मतलब मैन मेड हैं। सिंथेटिक इंडिकेटर्स मींस मैन मेड, ठीक है। अब लिटमस 2 तरीके से यूज किया जाता है। एक तो सॉल्यूशन के रूप में यूज किया जाता है और एक यूज किया जाता है पेपर स्ट्रिप्स के फॉर्म में। पेपर स्ट्रिप्स, इसकी पेपर स्ट्रिप्स देख सकते हैं आप, ठीक। या फिर सॉल्यूशन के रूप में यूज किया जाता है। तो इसका पेपर स्ट्रिप्स के रूप में इसका ज्यादा यूज होता है, और बाकी ये दोनों सॉल्यूशंस होती हैं, मिथाइल ऑरेंज एंड फिनोल्फथलीन, ठीक है भाई।
तो लिटमस पेपर के रूप में क्यों यूज करते हैं? पहली बात तो ये आता है कि लिटमस का यूज हम पेपर के रूप में क्यों करते हैं। भाई पहली सीधी सीधी बात है, इट इज कन्वीनियंट टू यूज, इजी टू कैरी, कहीं भी ले जा सकते हो ना, पर्स में डाल लो, ऊपर की जेब में डाल लो, पॉकेट वॉकेट में कहीं भी आप रख के आसानी से ले जा सकते हैं पेपर स्ट्रिप के फॉर्म में। तो पेपर स्ट्रिप के फॉर्म में ज्यादातर लिटमस यूज होता है। अब लिटमस का जो नेचुरल कलर होता है, जो हमें प्राप्त होता है, लिटमस किस कलर के रूप में प्राप्त होता है, इसका न्यूट्रल कलर या नेचुरल कलर, ठीक है, इसका खुद का कलर जो होता है, मतलब न्यूट्रल कलर या कह सकते हैं नेचुरल कलर जो है वो होता है पर्पल। ठीक है, इतनी बात। फिनोल्फ्थालीन का नेचुरल कलर या न्यूट्रल कलर अगर हम कहें तो वो होता है कलरलेस। और इसका देखिए ये शब्द आ रहा है ना ऑरेंज, तो इसका न्यूट्रल कलर ऑरेंज होता है। इसका न्यूट्रल कलर क्या है? ऑरेंज। ठीक है, मिथाइल ऑरेंज का न्यूट्रल कलर ऑरेंज, लिटमस का न्यूट्रल कलर पर्पल, फिनोल्फ्थालीन का न्यूट्रल कलर कहें मतलब उसका जो खुद का कलर है वो कलर है ही नहीं, कलरलेस। तो हमने बात करी लिटमस को पेपर स्ट्रिप के फॉर्म में क्यों यूज करते हैं। हम इसलिए यूज करते हैं, एक तो इजी टू कैरी है, इजी टू यूज है। अब इजी टू यूज क्यों है? ठीक है, तो इसको हम दो तरीके की पेपर स्ट्रिप्स के रूप में हम यूज करते हैं। एक तो होती है रेड लिटमस स्ट्रिप्स, ठीक है, रेड लिटमस स्ट्रिप्स होती हैं, और दूसरा होती है ब्लू लिटमस स्ट्रिप्स, ब्लू लिटमस स्ट्रिप्स। ठीक है, तो इनको हम रेड और ब्लू कलर क्यों देते हैं? ताकि कलर डिटेक्शन इजी हो जाए, हमारा कलर डिटेक्शन आसान रहे, इसलिए हम इसको दो तरीके की स्ट्रिप्स बना लेते हैं, एक तो रेड एक ब्लू। अब रेड वाला लिटमस क्या करता है ये सुनिए। रेड लिटमस स्ट्रिप क्या करेगी? अगर हमें कोई बेसिक सॉल्यूशन दी है और उसमें रेड स्ट्रिप डालेंगे तो क्या होगा, और एसिड सॉल्यूशन दी है अगर हमने उसमें रेड स्ट्रिप डाली तो क्या होगा। तो एसिड सॉल्यूशन में अगर हमने रेड स्ट्रिप डाली तो वो रेड ही रहेगी, कोई कलर चेंज नहीं होने का उसका। ठीक है, तो ये नो कलर चेंज, इसका कलर चेंज होगा ही नहीं। अगर हमने रेड लिटमस स्ट्रिप को एसिड सॉल्यूशन में डाला तो वहां पर कलर चेंज हमें दिखेगा ही नहीं, मतलब वो स्ट्रिप रेड ही रहेगी, रिमेन्स रेड। लेकिन अगर बेसिक सॉल्यूशन दी है, अभी सारी बातें होंगी आपसे, ठीक है, तो बेसिक सॉल्यूशन दी है और उसमें हमने रेड लिटमस स्ट्रिप डाल दी तो ब्लू में चेंजिंग होगी, चेंजेस टू ब्लू। ठीक, ऐसे ही अगर हम बात करें आपकी ब्लू लिटमस स्ट्रिप की बात करें, ब्लू लिटमस स्ट्रिप्स, इनकी अगर हम बात करें तो अगर बाय द वे एसिड सॉल्यूशन में डालें तो क्या होगा? ठीक है, एसिड सॉल्यूशन में डालें तो क्या होगा ब्लू लिटमस को, और बेसिक सॉल्यूशन में डालें तो क्या होगा। तो अगर आपने ब्लू लिटमस स्ट्रिप को एसिड सॉल्यूशन में डाला तो ये क्या करेगी, ये अपना कलर चेंज दिखा देगी और ब्लू से रेड में हो जाएगी। ठीक, तो चेंजेस टू रेड, इसका ब्लू कलर रेड में बदल जाएगा। और अगर आपने बेसिक सॉल्यूशन में इसको डाल दिया तो ये कलर चेंज दिखाएगा नहीं, ब्लू ही बना जाएगा, रिमेन्स ब्लू। इतनी बात आ गई शायद, ठीक है। अब देखिए शायद इतना हिस्सा आपको क्लियर हुआ होगा, और आगे बढ़ते हैं, इसको इरेज करते हैं, मैं पॉज नहीं ले रहा हूं, ठीक है, ताकि आपको लगे कि हाँ आप क्लास के भीतर।
ठीक है, तो देख लीजिए रेड लिटमस को अगर हमने एसिडिक सॉल्यूशन में डाला तो क्या होगा, नो कलर चेंज। बेसिक सॉल्यूशन में डाला रेड को तो ब्लू में बदल जाएगा। ठीक, ऐसी ब्लू लिटमस स्ट्रिप को अगर हमने एसिड सॉल्यूशन में डाला तो रेड में बदलेगी। ठीक, बेसिक सॉल्यूशन में डाला तो कोई कलर चेंज नहीं। ठीक है, एक्चुअल में लिटमस होता क्या है, अब बात आती है एक्चुअल में लिटमस है क्या। ठीक है, व्हाट इज लिटमस। तो ये डाई है आपकी पर्पल कलर की। ठीक है, लिटमस इज पर्पल कलर डाई। ये मिलता कहां है, ऑब्टेन्ड फ्रॉम द प्लांट। ये एक एक नंबर में कई बार दे देते हैं। ऑब्टेन्ड फ्रॉम द प्लांट लिचन। लिचन नाम का एक प्लांट होता है, उससे मिलता है। और ये लिचन जो है वो थैलाफाइटा प्लांट डिवीजन के अंदर गिरता है, उस डिवीजन में आता है। ठीक है, विच फॉल्स अंडर द प्लांट डिवीजन, और उस प्लांट डिवीजन का नाम क्या है, थैलाफाइटा। क्या है, थैलाफाइटा। ठीक है, ये भी आप याद रखें, लिचन प्लांट से मिलता है और ये प्लांट डिवीजन किसके अंदर गिरती है, किस नाम के अंदर, थैलाफाइटा के। ठीक है, इतनी बात आई आपको समझ में। अब सिंथेटिक इंडिकेटर्स की अगर हम बात करें, मिथाइल ऑरेंज और फिनोल्फथलीन की, तो मिथाइल ऑरेंज क्या करेगा, मिथाइल ऑरेंज की बात करें। ठीक, तो मिथाइल ऑरेंज की अगर हम बात करें तो ये क्या करता है एसिड सॉल्यूशन में और बेसिक सॉल्यूशन में। ठीक है, तो एसिड सॉल्यूशन में क्या करेगा और बेसिक अगर सॉल्यूशन है तो क्या करेगा। ठीक है, तो एसिड सॉल्यूशन में तो इसका ऑरेंज कलर जो है वो रेड में बदलेगा। इसमें बदलेगा ऑरेंज कलर, क्योंकि इसका जो न्यूट्रल कलर है खुद का कलर क्या है, ऑरेंज है। तो ऑरेंज कलर किसमें बदलेगा, रेड में। किसमें, रेड में। और बेसिक सॉल्यूशन में ये येलो हो जाएगा। क्या हो जाएगा, येलो। ठीक, ऑरेंज कलर चेंजेस टू येलो, चेंजेस टू येलो। ठीक है भाई, फिनोल्फथलीन का क्या होगा, फिनोल्फथलीन की बात करें इसकी बात करें अगर हम, ये कलरलेस होता है, इसका कलर होता ही नहीं। तो एसिड सॉल्यूशन में कलरलेस ही रहता है, एसिड सॉल्यूशन में रिमेन्स कलरलेस, इसमें कोई कलर अलग देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, रिमेन्स कलरलेस। और बेसिक सॉल्यूशन में क्या होगा, बेसिक सॉल्यूशन में पिंक में बदलेगा, चेंजेस टू पिंक, मतलब पिंक हो जाता है। कलरलेस था पहले, अब क्या हो जाएगा, टर्न्स टू पिंक, टर्न्स टू ये पिंक हो जाएगा। अब देखिए घर में भी आपके, घर में भी क्या होता है, घर में भी आपके कई तरीके के, रसोई में है, घर में मतलब रसोई में, तो कई तरीके के इंडिकेटर्स होते हैं आपके। अब देखिए हल्दी की अगर हम बात करें तो एक नेचुरल इंडिकेटर है ये हल्दी। खाने खाने में आप देखिए जो रस होता है हमारे खाने का, जो जिसको करी बोलते हैं अंग्रेजी में, तो उस और हिंदी में बोलते हैं तरी। ठीक है, नहीं बड़े मजे की बात है, इंग्लिश में करी और हिंदी में तरी। तो उस तरी में, मतलब उस करी में जो येलो कलर आता है वो हल्दी की वजह से आता है, हल्दी प्रेजेंट होती है, इस वजह से उस करी में येलो कलर होता है, टर्मरिक की वजह से, हल्दी की वजह से। ठीक है, तो होता क्या है, अगर आपके कपड़ों में कहीं पे वो तरी गिर गई तो आपके कपड़ों में येलो कलर किस वजह से है, वो इस वजह से है कि आपका उसमें उस तरी में क्या मौजूद था, हल्दी मौजूद थी, टर्मरिक मौजूद थी। तो हल्दी भी क्या है, एक तरीके का इंडिकेटर है। कैसे, देखिए अगर इस हल्दी वाले स्टेन में अगर आपने एसिड लगाया
तो कुछ नहीं होगा, वो वैसे का वैसे ही रहेगा, येलो कलर बना रहेगा। लेकिन अगर आपने बेसिक सॉल्यूशन लगाई, फरिश्ता साबुन इस टाइप के जो आते हैं, ये जो पुराने टाइप के साबुन यूज होते थे, ये बेसिक होते हैं, तो उस साबुन को आपने अगर उसमें रगड़ा तो वो उसका येलो कलर, जो करी का येलो स्टेन है, वो बदल जाता है रेड ब्राउन में। ठीक है, तो ये भी होता है हमारा। ठीक, रेड कैबेज एक्सट्रैक्ट होता है आपका, ठीक है, जो लाल गोभी के पत्ते जो होते हैं उनसे मिलता है। ठीक है, अगर बेसिक सॉल्यूशन में डालें तो इसका क्या होता है, बेसिक सॉल्यूशन में ये ग्रीन में बदल जाता है। किसमें बदलता है? ग्रीन। ऐसा ही कई प्लांट्स होते हैं जिनके फूल जो होते हैं, जैसा हाइड्रांगी है, पिटोनिया है, जेरेनियम है, इनकी जो फूलों की पंखुड़ियां होती हैं, ठीक है, उनकी बात देखें तो ये भी आपका इंडिकेटर के रूप में यूज हो जाते हैं। अब जैसे हाइड्रांगी प्लांट का जो फूल है, ये जो फूल है हाइड्रांगी, इसकी पेटल्स ब्लू कलर की होती है। क्या होती है? ब्लू कलर की। लेकिन बेसिक सॉल्यूशन में डालें तो ये पिंक हो जाती है। आ गई भाई बात इतनी। अब आती है एक शब्द आपका आएगा, ऑयल फैक्ट्री इंडिकेटर्स। ठीक है, ऑयल फैक्ट्री इंडिकेटर्स। कोई बेटा मैं इसमें पॉज नहीं ले रहा हूं ताकि आपको लगे कि आप क्लास के भीतर है। ठीक है, और फैक्ट्री इंडिकेटर से मतलब होता है पर्टेनिंग टू सेंस ऑफ स्मेल। ऐसे इंडिकेटर्स जिनकी खुद की स्मेल होती है, अगर उनको मैं बेसिक या एसिडिक सॉल्यूशन लगाएं तो वो उनकी स्मेल, खुद की स्मेल गायब हो जाए। फॉर एग्जाम्पल आप ओनियन एक्सट्रैक्ट की बात करें, प्याज ही बदबू आती है ना, ओनियन एक्सट्रैक्ट, प्याज का पानी। तो किसी चीज में प्याज की मौजूदगी होती है तो प्याज की सी उसमें से स्मेल आती है। ठीक है, तो सपोज आपके किसी कपड़े में प्याज की स्मेल आ रही है और उसमें आपने एसिड गिराया तो प्याज की बदबू नहीं जाएगी, प्याज की बदबू नहीं जाएगी। लेकिन अगर आपने बेसिक सॉल्यूशन लगाई तो प्याज की बदबू गायब हो जाती है। तो वो बता देगा आपको कि आपने उसमें लगाया क्या है, आपने उसमें बेसिक सॉल्यूशन लगाई है, ये आपको बता देगा। ऐसी आता है वनीला एक्सट्रैक्ट, बड़ी प्लीजेंट स्मेल होती है, आइसक्रीम इन चीजों में यूज होता है। ठीक, तो होगा क्या, वनीला एक्सट्रैक्ट में प्लीजेंट जो इसकी खुशबू होती है वो आपकी बेसिक सॉल्यूशन में ही गायब होगी। ठीक है, किसी चीज में अगर वनीला एक्सट्रैक्ट पड़ा हुआ है तो अगर उसमें आपने एसिड सॉल्यूशन मिलाई तो वो एसिड सॉल्यूशन इसकी खुशबू को मिटा नहीं पाती। तो कौन मिटा पाता है? आप ऐसी चीज डालिए जो उसको मिटा दे, तो वो होगी क्या, वो बेसिक ही कर पाती है ऐसा। तो ये भी इंडिकेटर होते हैं, ये अपनी खुद की खुशबू को गायब करके बताते हैं कि आपने बेसिक सॉल्यूशन डाली है या एसिडिक। एसिडिक डालोगे तो इनकी खुशबू बदलेगी नहीं, गायब नहीं होगी, बनी रहेगी। लेकिन बेसिक डाल दोगे गायब हो जाएगी। ठीक है, तो ये ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स नाम से ये जाने जाते हैं। ठीक है, अब हम आगे को और बढ़ते हैं। अब आता है आपका एसिड क्या है, बेसिक क्या है। ठीक है, तो एसिड क्या होते हैं, इस बात में हम आते हैं। पहले आपको एग्जाम्पल देते हैं। देखिए, कोई भी चीज खट्टी है वो किस वजह से है? क्योंकि उनमें एसिड मौजूद है। जितने भी सिट्रस फल ले लें आप, रसदार फल, उन सब में खट्टापन जो है वो एसिड की मौजूदगी की वजह से है। क्यों? क्योंकि उनमें सिट्रिक एसिड है। तो सिट्रस फ्रूट्स में खट्टापन किसकी वजह से है? आपका सिट्रिक एसिड, एसिड है इसमें भी मतलब। ठीक है, अब आए स्पिनच में, पालक जिसको बोला जाता है, टमाटर में आ जाइए। इनमें जो
ये जो खट्टापन होता है हल्का सा स्पिनच में भी, वो किसकी वजह से होता है? ऑक्सैलिक एसिड की वजह से। एसिड इसमें भी है। रॉ फ्रूट्स कह लें आप, इमली कह लें आप, इमली मतलब टैमरिंड, ठीक, टैमरिंड कह लें, इमली कह लें, इसमें टार्टारिक एसिड की वजह से खट्टापन है। तो अगर आप कह लें एप्पल, एप्पल में जो खट्टापन देखने को मिलता है वो मैलिक एसिड की वजह से मिलता है, ठीक। हमारी यूरिन में भी क्या होता है? यूरिन में भी आपका यूरिक एसिड पाया जाता है, ठीक है भाई। खट्टा दही, दही कह लीजिए आप, और खट्टा दूध कह लीजिए, ठीक है। सोर मिल्क की अगर आप बात करें, कर्ड की बात करें, कर्ड दही होता है, तो इनमें बात करें तो इनमें जो एसिड मौजूद है वो कौन सा मौजूद है? वो है लैक्टिक एसिड। मुंह में भी मौजूद होता है हमारे लैक्टिक एसिड। हमारा जो सलाइवा होता है, मुंह जो होता है, इसमें बैक्टीरिया जो होते हैं वो शुगर कंटेंट्स को ब्रेक करते हैं, तो उस वजह से हमारे मुंह में भी लैक्टिक एसिड होता है, और उसकी जो एसिडिटी की जो स्ट्रेंथ होती है वो 5.4 के लगभग होती है, ठीक है भाई। और अगर आप बात करें और चीजों में, आप आगे इसमें अब आइए, आप जिसको आप बोलते हैं ना विनेगर, सिरका जिसको बोलते हैं, ये बहुत घरों में यूज होता है विनेगर, जिसको सिरका बोला जाता है, किचन में दिखता है ये, ठीक है। तो इसमें जो खट्टापन है वो एसिटिक एसिड की वजह से है, एसिटिक एसिड की वजह से है खट्टापन। देखिए सारे के सारे खट्टे हैं। तो अब आते हैं हम चींटी के जो डंक होता है, चींटी का जो स्टिंग होता है, एक पहाड़ों में है, यहाँ पर पहाड़ी एरिया में घास मिलती है जिसको बोलते हैं बिच्छू घास, उसको इंग्लिश में बोलते हैं नेटल लीव्स, नेटल लीफ प्लांट, ठीक है। तो आपका एंट स्टिंग कह लीजिए, ठीक है, आप कह लीजिए नेटल लीव्स में कह लीजिए बिच्छू घास की जो पत्तियां होती हैं, ठीक। इनमें क्या मौजूद होता है? फॉर्मिक एसिड, ठीक, जिसको हम केमिकल नेम में बोलते हैं, केमिकल इसका नाम होता है मिथेनोइक एसिड, ठीक है भाई। और आपका वाष्प, अगर हम बात करें उसकी कि भाई आपका ये एसिटिक एसिड को क्या बोलते हैं, ठीक है, तो एसिटिक एसिड को बोला जाता है आपका इथेनोइक एसिड। क्या बोलते हैं? इथेनोइक एसिड। तो ये जितने भी एसिड्स हैं इनमें खट्टापन किस वजह से होता है? खट्टापन होता है एसिड की वजह से। ये जितने भी खाने वाले पदार्थ हैं इनमें खट्टापन किसकी वजह से? इनमें एसिड की मौजूदगी है। तो एसिड में बोल सकते हैं आप कोई भी सब्सटेंस जो खट्टा है, सब्सटेंस हैविंग सोर टेस्ट, सोर मतलब होता है खट्टा, ठीक है। तो कोई भी चीज जिसका खट्टापन है, जिसमें खट्टापन है, वो एसिड है, ठीक है भाई। अब एसिड है क्या? बात आती है व्हाट इज एन एसिड। एसिड किसको आप एसिड बोलेंगे? अब जैसे शुगर है C6H12O6, ठीक, या फिर आपका इथेनॉल है, ठीक, हाइड्रोजन की मौजूदगी इनमें है, लेकिन ये एसिड नहीं है, नॉट एसिड, नॉट एसिड्स, ये एसिड्स नहीं है, ठीक है। तो कोई भी हाइड्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड आपका एसिड नहीं होता है, जरूरी नहीं कि वो एसिड ही हो। तो हाइड्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड को एसिड होने के लिए क्या करना चाहिए? पानी में जब हम उसको घोलें तो उसने क्या करना चाहिए? H पॉजिटिव एक्वस आयंस रिलीज करने चाहिए वाटर में, ठीक है भाई। तो सपोज हम एक एसिड कंसीडर कर रहे हैं HCl, ठीक है, ये कंपाउंड हमने कंसीडर किया,
अब हम अगर इसको पानी में घोल रहे हैं तो क्या होगा, अगर हमने इसको पानी में डाला, ठीक, तो पानी में डालने में क्या होगा, तो ये अपनी सॉल्यूशन बनाएगा, हम बोल देंगे HCl एक्वस है। तो ये क्या करेगा, ये H पॉजिटिव एक्वस आयंस बनाएगा और वो आपका Cl नेगेटिव एक्वस आयंस बनाएगा, ठीक है। तो इसके H पॉजिटिव आयंस जो हैं वो, ये एक्वस अगर आप नहीं भी लिखते हैं अभी, H पॉजिटिव आपका पोलर मॉलिक्यूल, वाटर के पोलर मॉलिक्यूल के साथ जुड़ करके H3O पॉजिटिव बनाता है, जिसको हम हाइड्रोनियम आयन बोलते हैं, ठीक है। तो एसिड ने पानी में जाकर के H पॉजिटिव आयंस रिलीज करने ही चाहिए। तो कोई भी कंपाउंड जो वाटर में डिसोसिएट होकर के H पॉजिटिव आयन देगा, उसी को हम एसिड बोलेंगे, अदरवाइज नहीं बोलेंगे। ये दोनों ऐसा नहीं कर पाते। इनको अगर हम पानी में डालें, शुगर को या फिर अल्कोहल को, इथेनॉल को अगर हमने पानी में डाला, तो ये H पॉजिटिव आयंस रिलीज नहीं करेंगे वाटर में डालने पर, ठीक है। इतनी बात आई होगी, ठीक। तो अब देखिए यहां पर, अब देखिए होता क्या है, अगर हम पानी की बात करें H2O की, कोई भी हमने पानी का ये जो मॉलिक्यूल है ये कंसीडर कर रखा है, ये कैसा होता है, ये H पॉजिटिव और OH नेगेटिव टाइप का होता है। जितने इसमें ये ना तो एसिडिक होता है ना बेसिक होता, अगर हमने डिस्टिल वाटर लिया है तो इसमें जितने H पॉजिटिव आयंस की संख्या है उतनी ही OH नेगेटिव आयंस की संख्या पाई जाती है, ठीक है। अब क्या हुआ, ऐसे ये पोलर मॉलिक्यूल होता है, वाटर का जो मॉलिक्यूल होता है वो पोलर होता है, मतलब इसमें पोल्स होते हैं, दो ध्रुव होते हैं, ठीक है। अब सपोज हमने कोई चीज इसमें मिलाई, इसमें अगर हमने मिलाई तो आपको पता है ये तो आयनिक कंपाउंड होता है, H पॉजिटिव Cl नेगेटिव करके होगा ही होगा, ये बॉन्ड के थ्रू होगा, बॉन्डिंग होगी इसमें, आयनिक बॉन्डिंग, ये मिले रहते हैं बॉन्डिंग के थ्रू। अब यहां पर से इसका H पॉजिटिव चले जाएगा इस मॉलिक्यूल के साथ, वाटर के मॉलिक्यूल के साथ, तो आप लिखेंगे Cl नेगेटिव प्लस H3O पॉजिटिव। तो इसका जो H पॉजिटिव आयन था वो इस वाटर के इस पोलर मॉलिक्यूल के साथ घुस करके हाइड्रोनियम आयन बना लेगा। तो हम कभी भी ये नहीं बोलेंगे, H पॉजिटिव आयन को ऐसे नहीं लिखते हैं, सिर्फ ऐसे बिल्कुल कभी मत लिखना, आप एक्वस शब्द जरूर डालना इसमें, या तो आप H पॉजिटिव एक्वस लिखिए आयंस, ठीक है, या फिर आप ऐसा लिखिए हाइड्रोनियम आयन, ये दोनों बातें एक ही हैं, ठीक है। तो कभी सिंगल में ऐसा मत लिखना, ऐसा नहीं लिखेंगे, ठीक है। तो अब आप देखिए, तो देखिए एसिड बेसिकली दो तरीके के होते हैं, ऑर्गेनिक एसिड्स, ऑर्गेनिक एसिड्स, और दूसरे होते हैं मिनरल एसिड्स, ठीक है नहीं भाई। ये अर्थ के मिनरल से प्राप्त होते हैं, हमको अर्थ के मिनरल से मिलते हैं, ठीक, ऑब्टेन फ्रॉम मिनरल्स। ठीक, ये हमें प्लांट के पार्ट से या फिर प्लांट के जो प्रोडक्ट होते हैं या एनिमल्स के अंदर जो चीजें होती हैं उनसे मिलते हैं, ठीक है। ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स, ठीक है। तो ऑर्गेनिक एसिड्स बेसिकली आपके जितने भी रसोई में एसिड्स होते हैं ज्यादातर वो आप खाने में जो यूज करते हो वो सब के सब ऑर्गेनिक होते हैं। तो
ऑर्गेनिक एसिड और मिनरल एसिड में मेन डिफरेंस क्या है अगर आप देखें, ठीक है, इनको खा सकते हैं आप, मरेंगे नहीं आप, ठीक है। अगर आपने इसका कंसंट्रेटेड फॉर्म भी खा लिया तो लूज मोशन होंगे ज्यादा से ज्यादा, ठीक है। और इसका अगर आपने डाइल्यूट फॉर्म भी, अगर आपने स्किन के ऊपर ही गलती से गिर गया तो वहां पर जान भी जा सकती है, परेशानी हो सकती है। तो ये डेंजरस होते हैं, लाइफ थ्रेटनिंग होते हैं, ठीक है। ऑर्गेनिक एसिड्स चाहे इनका डाइल्यूट फॉर्म कहें चाहे इनका हम कंसंट्रेटेड फॉर्म कहें, दोनों ही फॉर्म्स इनके क्या होते हैं, सेफर होते हैं। ऐसा कुछ नहीं होगा कि मरेगा आदमी, ऐसा कुछ नहीं होगा, ठीक है भाई। तो कंसंट्रेटेड का मतलब होता है कि लेस ऑफ वाटर, वेरी लेस ऑफ वाटर, पूरा का पूरा एसिड ही है। मतलब अगर हम कहें कंसंट्रेटेड एसिड, तो अगर हमने 100 ml कंसंट्रेटेड एसिड लिया है तो मान के चलिए उसमें 96-95% क्या है, एसिड है। डाइल्यूट का मतलब होता है मोर ऑफ वाटर, मोर एंड मोर ऑफ वाटर। डाइल्यूट शब्द का मतलब अगर हमने 100% एसिड लिया है तो उसमें 2 to 3% एसिड होगा, 2 to 3% एसिड होगा बस, ठीक है। नहीं भाई, केवल 3 ml क्या होगा, 100 में 3 ml, 4 ml आपका एसिड होगा, बाकी पूरा पानी होगा, ठीक है। तो सेफर बनाने के लिए, सेफर टू यूज बनाने के लिए, चाहे इसको हम कहें, हम ऑर्गेनिक एसिड को हम कहें, जैसे अभी मैंने आपको लिखाया वो जितने भी एसिड्स थे यहाँ पर जो लिखाए थे इससे पहले, वो सारे के सारे ऑर्गेनिक एसिड्स थे, ठीक है। तो उन एसिड्स को आप देखें, विनेगर है, जैसे विनेगर जब आपका यूज होता है तो आपकी मदर जो होती हैं उसमें हल्का कटोरे में लेके हल्का पानी मिलाती हैं। पानी मिलाने से मतलब उसकी ताकत को जरा कम करना, ताकत कम करना मतलब डाइल्यूट करना, ठीक है। तो और भी सेफर हो जाता है वो आपके लिए, और भी सेफर हो जाता है कंज्यूम करने के लिए। तो यहां तो अगर आपने डाइल्यूट भी कर दिया तो डेंजरस ही है भाई, वो डेंजरस ही है आपका, वो होगा ही होगा डेंजरस, ठीक है। तो जितने भी एसिड्स मैंने लिखाए अभी पहले वो सारे के सारे ऑर्गेनिक थे। यहाँ पर मोस्ट कॉमनली यूज मिनरल एसिड जो होते हैं, एक तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है जिसको आप केमिकल फॉर्मूला HCl लिखते हैं, एक होता है आपका H2SO4 जो कि सल्फ्यूरिक एसिड नाम से बोला जाता है, ठीक। एक होता है आपका नाइट्रिक एसिड जिसका केमिकल फॉर्मूला HNO3 होता है, ठीक है। तो ये मोस्ट कॉमनली यूज्ड मिनरल एसिड्स हैं, ठीक है। तो ये वाले एसिड जितने के जितने होते हैं ये सब के सब वीक एसिड की श्रेणी में आते हैं। ये सारे के सारे क्या होंगे, ऑर्गेनिक एसिड्स वीक एसिड्स होते हैं। यहां पर आप देखें तो स्ट्रॉन्ग एसिड्स होते हैं, मिनरल एसिड्स जितने भी हैं एक को छोड़ के, केवल स्ट्रॉन्ग एसिड्स, ठीक है। केवल एक एसिड को अगर हम छोड़ दें, मिनरल एसिड में केवल एक एसिड ऐसा होता है जो कि आपका वीकर होता है और खाते भी हैं, ठीक है। वो होता है आपका कार्बोनिक एसिड, इसको खाते भी हैं। ये जितने भी झाग बनाने वाली ड्रिंक होती हैं, सोडा वाटर है, फिजी ड्रिंक्स, जितनी भी कोल्ड ड्रिंक्स आती हैं उनमें जो फिज होता है वो कार्बोनिक एसिड की वजह से होता है। H2CO3 इसका केमिकल फॉर्मूला होता है। और एक और आपका स्ट्रॉन्ग एसिड होता है जो कि वीक होता है, ये वीक है, वो है सल्फ्यूरस एसिड H2SO3। ये सल्फ्यूरस एसिड होता है, ये खाते भले ही नहीं है लेकिन मेन चीज क्या है, ये वीक होता है। सल्फ्यूरस एसिड इज वीक, सल्फ्यूरस एसिड ये भी वीक एसिड है भाई। तो कार्बोनिक एसिड और सल्फ्यूरस एसिड आपके वीक एसिड है, ठीक है। और ये साथ ही साथ मिनरल एसिड भी हैं। और इन दोनों को अगर हम छोड़ दें, ज्यादातर जितने भी मिनरल एसिड हैं वो सबके सब क्या हैं, स्ट्रॉन्ग। और यहाँ पर ऑर्गेनिक एसिड जितने भी हैं सबके सब आपके क्या हैं, आपके सबके सब वीक एसिड्स हैं। अब वीक एसिड का मतलब क्या होता है और स्ट्रॉन्ग एसिड का मतलब क्या होता है। वीक एसिड का मतलब यह, देखिए मैंने आपको क्या बोला, मैंने बोला कि एसिड्स को इजी टू यूज करने के लिए, सेफर टू यूज बनाने के लिए हमें उसका डाइल्यूशन करना पड़ता है, पानी में मिलाना पड़ता है।
उसकी कम मात्रा ली जाती है और पानी की ज्यादा मात्रा ली जाती है, इसको बोलते हैं डाइल्यूट करना, ताकत को कम करना, ठीक है नहीं। अगर एसिड पानी में जाकर के पूरा का पूरा टूट जाए आयंस में, तो वो होता है स्ट्रॉन्ग एसिड, ठीक है। जैसे अगर हमने कहा आपसे नाइट्रिक एसिड की बात करी, और अगर हमने इसको पानी में मिलाया, तो होगा क्या, ये पूरा का पूरा टूट जाएगा। H पॉजिटिव आयन, इसका जो H पॉजिटिव आयन होगा वो यहां घुस जाएगा इसके पास, ठीक है, वाटर के पोलर मॉलिक्यूल के साथ, और एक्वस आयन बनाएगा, प्लस इसका ये आपका नाइट्रेट आयन है NO3 नेगेटिव, ये अलग हो जाता है पानी में, ठीक है। और ये पूरी तरीके से टूटता है, ऐसा नहीं कि इसका कुछ ही पार्ट टूटेगा, तो ये स्ट्रॉन्ग एसिड है। अगर हम एसिटिक एसिड की बात करें, ठीक है, CH3COOH, इसको अगर हम पानी में मिलाएं तो ये आपका पार्शियली डिसोसिएट होता है, मतलब कुछ ही हिस्सा इसका डिसोसिएट होगा, ठीक। तो ये CH3COO नेगेटिव मतलब आपका कौन सा आयन है, ये है आपका एसीटेट आयन। क्या है, एसीटेट आयन। और यहां देखिए, और साथ ही साथ इसका H पॉजिटिव आयन जो आएगा वो वाटर के पोलर मॉलिक्यूल के साथ चला जाएगा, ये वाटर के पोलर मॉलिक्यूल के साथ जाएगा, ठीक है, और मिलकर के हाइड्रोनियम आयन बना देगा। लेकिन इसका पूरा डिसोसिएशन नहीं होता, ये कुछ हद तक टूटता है, मतलब वीक एसिड्स जो होते हैं पानी में H पॉजिटिव आयंस की मात्रा को उतना नहीं बढ़ा पाते, लेकिन स्ट्रॉन्ग एसिड्स जो होते हैं पानी में H पॉजिटिव आयंस की मात्रा को बहुत ज्यादा बढ़ा देते हैं। इसीलिए आगे को आप पढ़ेंगे स्ट्रॉन्ग एसिड्स की पीएच लो होती है और वीक एसिड्स की पीएच जरा हाई होती है, ठीक है, ठीक। तो हम इसको मिटाते हैं। अब एसिड की प्रॉपर्टीज में आते हैं, एसिड्स की प्रॉपर्टीज में आते हैं हम, ठीक। तो आपने पहली बात तो सीखी कि जितने भी एसिड्स होंगे बेटे वो सब के सब खट्टे होते हैं, सब के सब क्या होते हैं, खट्टे होते हैं। अगर आप उसको टेस्ट कर पाए ऑर्गेनिक को, केवल ऑर्गेनिक, हाँ, ये नहीं कि आप उसको टेस्ट करने लग गए मिनरल। तो एसिड का एक गुण ये देखा आपने कि वो सोर होते हैं, खट्टे होते हैं। दूसरा गुण ये होता है कि जितने भी एसिड्स होते हैं सबके सब इलेक्ट्रोलाइट होते हैं, मतलब उनकी वाटरी सॉल्यूशन जितनी भी होती हैं उनके थ्रू आप इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन कर सकते हैं। तो एसिड सॉल्यूशंस इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करती हैं, इसीलिए उनको एसिड्स को इलेक्ट्रोलाइट बोला जाता है। और एसिड ब्लू लिटमस को रेड में बदलता है, ठीक, ब्लू लिटमस को रेड में बदलता है। और आपका अब बात करें कि एसिड मेटल्स के साथ क्या करता है, ठीक, रिएक्शन ऑफ एसिड्स विद मेटल्स। तो आपने देखा होगा हम कभी भी जो दही है, दही को हम कभी भी कॉपर के बर्तन में नहीं जमाते, दही को हम कभी भी आपका ब्रास के बर्तन में परोसते नहीं है, ठीक है नहीं। तो ये जहर हो जाता है क्योंकि पॉइजनस नमक बनाता है ये, ठीक है। तो एसिड मेटल्स के साथ रिएक्ट करके क्या करता है, ठीक है, रिएक्शन ऑफ एसिड्स विद मेटल्स। तो आपने मेटल ली, कोई भी मेटल ली, ठीक, उसको एसिड में डाला, ठीक है, तो क्या होगा, तो एसिड एक्वस में ही एसिड की तरह बिहेव करेगा भाई, इसकी वाटरी सॉल्यूशन लेंगे भाई, ठीक, मेटल सॉलिड है तो ये मेटल सॉल्ट बनाएगा और साथ में हाइड्रोजन गैस को इवॉल्व करेगा, ठीक है, हाइड्रोजन गैस को छोड़ेगा, इवॉल्व करेगा, ठीक, ये हाइड्रोजन गैस। तो एग्जाम्पल लेते हैं जैसे H2SO4 लिया, सल्फ्यूरिक एसिड की एक्वस सॉल्यूशन ली और आपने जिंक के ग्रेन्यूल्स लिए, ठीक है।
तो होगा क्या, एक टेस्ट ट्यूब में सपोज आपने डाइल्यूट H2SO4 लिया, जैसे 5 ml ले लिया और उसमें जिंक ग्रेन्यूल्स डाल दिए 2-3, तो आप क्या देखेंगे, जिंक ग्रेन्यूल्स की सरफेस के ऊपर बबल फॉर्मेशन हो गई। तो सपोज ये टेस्ट ट्यूब है, ये टेस्ट ट्यूब है आपकी, ठीक है, ये टेस्ट ट्यूब है, इसमें आपने जिंक ग्रेन्यूल्स डाले हुए हैं, जिंक ग्रेन्यूल्स डाले हुए हैं, ये क्या है, जिंक ग्रेन्यूल्स डाले हुए हैं। तो इसमें क्या देखोगे आप, यहां पर सपोज इसको हमने कॉर्क से बंद किया हुआ है और एक गैस डिलीवरी ट्यूब हमने इसमें डाली हुई है, गैस डिलीवरी ट्यूब डाली हुई है। तो क्या होगा इस गैस डिलीवरी ट्यूब में, अभी बात करते हैं। अब देखिए, हम देखेंगे कि जिंक ग्रेन्यूल्स की सरफेस के ऊपर ये बबल्स बनने लग जाते हैं, सरफेस के ऊपर बबल्स बनने लगते हैं, गैस के बबल्स, और ये बबल्स जो होते हैं ये ऊपर को उठते हैं, और यहां पर ये जैसे एसिड नहीं है, एसिड नहीं है तो बबल के रूप में यहां तो दिखेगा नहीं, यहीं तक है, ये जैसे एसिड यहीं तक है, ठीक, तो अब ऊपर को नहीं देखेंगे, तो यहां से गैस गई अभी गैस डिलीवरी ट्यूब से। तो अब हमें कैसे पता चलेगा ये जो बबल्स थे, गैस के बबल कौन सी वाली गैस के हैं? तो हमने क्या किया, इस गैस को सोप सॉल्यूशन के उसमें पास किया, सोप सॉल्यूशन बनाई हुई थी हमने, तो उस ट्रो में जिसमें सोप सॉल्यूशन है उसमें हमने इसको पास किया, ठीक है, उसमें हमने इसको पास किया गैस बबल्स को। ये ट्रो है, इसमें आपकी सोप सॉल्यूशन है, क्या है, सोप सॉल्यूशन। तो हम देखेंगे कि ये गैस के बबल्स बनने लगे हैं, ये बबल्स ऊपर को उठते हैं, और इनके पास अगर हम एक जलती हुई मोमबत्ती ले जाते हैं तो ये बर्स्ट होते हैं विद पॉपिंग साउंड, पॉपिंग साउंड बनाते हुए ये बबल्स बर्न करते हैं, पॉप साउंड आती है, पॉपिंग साउंड। तो पॉपिंग साउंड जो होता है ये गुण होता है हाइड्रोजन गैस का, ठीक है भाई। तो पॉपिंग साउंड किसका गुण होता है, हाइड्रोजन गैस का। तो आपको पता चल जाता है कि ये जो गैस यहां पर इस रिएक्शन में बन रही थी वो हाइड्रोजन गैस ही थी, ठीक है भाई। तो हमने इसमें क्या किया, 5 ml एसिड लिया, उसमें जिंक ग्रेन्यूल्स डाल दिए, तो जैसे ही कुछ देर में हम क्या देखेंगे कि जिंक ग्रेन्यूल्स की सरफेस के ऊपर बबल फॉर्मेशन हुई, ये गैस ऊपर उठी और गैस डिलीवरी ट्यूब से हम इस गैस को ऐसे ट्रो में ले गए जिसमें सोप सॉल्यूशन है, तो वो बबल्स बनने लगे, ये बबल्स ऊपर उठे, इन बबल्स के अंदर गैस भरी हुई थी, और उन बबल्स के नजदीक जब हम जलती हुई कैंडल ले गए तो वो बबल्स कैसे फूटते हैं, पॉपिंग साउंड के साथ फूटते हैं। तो हमें पता चल जाता है इस रिएक्शन में जो गैस बन रही है वो कौन सी गैस है, वो है आपकी केवल और केवल हाइड्रोजन गैस, क्योंकि हाइड्रोजन गैस का ये गुण होता है, कैरेक्टरिस्टिक होता है कि वो पॉपिंग साउंड के साथ जलते हैं। तो आपने एक्वस सॉल्यूशन लिया डाइल्यूट, इसके लिए सल्फ्यूरिक एसिड की और जिंक मेटल ली है, तो आपका बनेगा जिंक मेटल हाइड्रोजन को रिप्लेस करवा देती है एसिड में से और बनाती है ZnSO4, बनाएगी ZnSO4। अब आपको पता है ये डाई पॉजिटिव होता है और ये होता है सल्फेट आयन, ये डाई नेगेटिव होता है, ठीक है। इसीलिए यहां पर सल्फेट आयन है और ये Zn है, तो इनमें आपने 2-3 ऐसा लिखा हुआ नहीं देखा, ये पूरा का पूरा पॉलीएटॉमिक आयन है, SO4 जो है वो पॉलीएटॉमिक आयन है, और इसका चार्ज 2 नेगेटिव है और मेटल का 2 पॉजिटिव है, दोनों आपस में कैंसिल हुई वैलेंसीज, और आपका आ गया ZnSO4 फॉर्मूला। ये है जिंक सल्फेट, जिंक सल्फेट ये नमक है, ठीक है, ये एक्वस बनेगा, इसकी सॉल्यूशन बनेगी और आपका आएगा हाइड्रोजन गैस, ठीक है, क्या आएगी, हाइड्रोजन गैस आएगी। ऐसे ही एक और एसिड के साथ आपने लिया, जैसे आपने HCl कंसीडर किया, HCl उसमें जिंक ग्रेन्यूल्स मिलाए, तो यहां भी ऐसे ही होगा, ZnCl2 बनेगा। क्यों बनेगा, क्योंकि Zn ट्वाइस पॉजिटिव है और Cl नेगेटिव है, तो इसकी मोनोवैलेंसी है, इसकी डाइवैलेंसी है, डाइवैलेंसी इधर चले जाएगी, ये इधर चले जाएगी, फॉर्मूला बनेगा आपका क्या, ZnCl2 एक्वस, ठीक है, और ये हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगी। तो ये आपका
जिंक क्लोराइड है, ये भी नमक बना, ठीक है। तो एसिड्स मेटल के साथ रिएक्ट करके आपके क्या बनाते हैं, सॉल्ट एंड वाटर बनाते हैं, सॉल्ट और वाटर बनाते हैं। यहां पर इस रिएक्शन में क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट होता है। मेटल एसिड में से जिंक को डिस्प्लेस करा देती है, अपना बैठ जाती है और उसके हाइड्रोजन आयन को ये भेज देती है बाहर, ठीक है भाई। तो ये हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होती है। तो ये था रिएक्शन। अब आता है अगला रिएक्शन। अगले रिएक्शन की हम बात करते हैं। अगले रिएक्शन की ये सारा का सारा आगे को आप देखना एक्टिविटी सीरीज में निर्भर करता है कौन सी मेटल हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करेगी और कौन सी नहीं करेगी। एक्टिविटी सीरीज में जितनी भी मेटल्स हाइड्रोजन के ऊपर होंगी वो किसी भी रिएक्शन में हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कराने की औकात रखती है। तो हाइड्रोजन के नीचे जितनी भी मेटल होंगी वो हाइड्रोजन को किसी सब्सटेंस से डिस्प्लेस नहीं करा पाती, ठीक है भाई। अब देखिए एसिड मेटल कार्बोनेट और मेटल बाइकार्बोनेट के साथ क्या करता है, एसिड्स विद मेटल कार्बोनेट एंड मेटल बाइकार्बोनेट। मेटल बाइकार्बोनेट को हम मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट भी बोलते हैं, बाइकार्बोनेट्स, ठीक। तो जब एसिड्स को मेटल कार्बोनेट्स के साथ ट्रीट कराते हैं तो क्या होता है, वहां पर भी हमारा सॉल्ट बनता है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी बनती है, पानी भी बनता है। तो देखिए आपने मेटल कार्बोनेट लिया जैसे Na2CO3, तो ये फॉर्मूला कैसे बना है, सोडियम कार्बोनेट है। देखिए ये होता है आपका कार्बोनेट आयन, ये डाई नेगेटिव होता है। ये होता है आपका सोडियम आयन, ये मोनोवैलेंट होता है, मोनो पॉजिटिव होता है। तो इसकी एक वैलेंसी इधर गई, इसकी दो वैलेंसी इधर आ गई, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाती है। ये दो है, ये एक है, एक इधर चले जाता है इसमें और दो इधर चले जाता है, तो N2CO3 तो ऐसे ये फॉर्मूला है, ठीक है भाई। तो सोडियम कार्बोनेट हमने लिया है, ये नमक है, नमक हमेशा सॉलिड होता है, प्लस हमने यहां पर क्या लिया, एसिड लिया। आप H2SO4 ले लीजिए, डाइल्यूट ले लीजिए, ठीक है, डाइल्यूट ले लिया एक्वस, ठीक है। तो अब क्या होगा, तो मेटल डिस्प्लेस करा जाएगी हाइड्रोजन को, पहली बात तो क्या बनेगा, NaSO4, ये ऐसा है। आप देखिए फॉर्मूला क्या होगा, सोडियम में पॉजिटिव, SO4 में 2 नेगेटिव, 2 इधर आ गया, एक इधर चले गया, तो N2SO4, ठीक है। अब कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आया, CO2 गैस बाहर आई और साथ में क्या आएगा आपका H2O बाहर आ जाएगा, H2O वाटर। तो जब एसिड्स मेटल कार्बोनेट्स के साथ रिएक्ट करते हैं तो वो सॉल्ट बनाते हैं, सॉल्ट बनाया, कार्बन डाइऑक्साइड गैस इवॉल्व हुई और वाटर बना, ठीक है भाई। तो यहां पर ये सॉल्ट क्या है, सोडियम सल्फेट। दिस सॉल्ट इज सोडियम सल्फेट। ये एक्वस बना, ये गैस है, ये आपका लिक्विड है, ठीक है भाई। इतनी बात। अब देखिए आपको कैसे पता चलेगा, अब बात आती है आपको कैसे पता चलेगा कि ये जो गैस आई है ये CO2 है। तो CO2 का एक बड़ा विशेष गुण होता है, ये क्या करता है, स्लेट लाइन के साथ, स्लेट लाइन मतलब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ क्या करता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ क्या करता है, अगर हमने CO2 गैस पास करा दी, ठीक है, CO2 गैस पास कराई, ये लाइन वाटर भी कहते हैं इसको हम, या स्लेट लाइन भी बोलते हैं, ठीक। तो लाइन वाटर, तो प्रेसिपिटेट फॉर्मेशन हो जाती है हमारा किस चीज की,
कैल्शियम कार्बोनेट बनता है नमक, ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट। ये व्हाइट प्रेसिपिटेट होता है, व्हाइट प्रेसिपिटेट ये बनता है, ये एक्वस बना, क्या बना, एक्वस बना। और हमारा क्या बनता है, लिक्विड बनता है, मतलब वाटर बनता है यहां पर, ठीक है। अब क्या होगा, अगर हमने इस लाइम वाटर में जरा और देर तक हमने CO2 को पास करना अलाउ किया, तो फिर ये दोबारा से कलरलेस हो जाता है, दोबारा से वो टेस्ट ट्यूब कलरलेस हो जाती है। तो समझिए बात को, हमने ये जो CO2 इस रिएक्शन में आ रही थी, ये जो गैस आ रही थी, हमने पता लगाना था ये है क्या। तो हमारा क्या होता है, हमने उसको लाइम वाटर से पास कराया, ऐसी टेस्ट ट्यूब जिसमें लाइम वाटर था, ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड था, उससे पास कराई वो CO2, तो वो हम देखते हैं लाइम वाटर बदल गया, किसमें, मिल्की हो गया लाइम वाटर, ठीक है। मिल्की किस वजह से हुआ, क्योंकि उसमें कैल्शियम कार्बोनेट का व्हाइट प्रेसिपिटेट फॉर्मेशन हो गई। वो नमक होता है तो व्हाइट प्रेसिपिटेट के रूप में आता है और ये वाटर बनता है। अब क्या होता है, अगर हम जरा देर तक और ज्यादा देर तक सफिशिएंट सप्लाई हम CO2 की और दे रहे हैं, मतलब तो क्या होगा, तो ये CO2 इसके साथ रिएक्ट करके क्या करेगी, ये CO3 प्लस CO2 प्लस वाटर, ये सब टेस्ट ट्यूब में ही मौजूद है ना बेटा, ये सारा माल्टा टेस्ट ट्यूब में ही है और बाहर से CO2 आने में ही है, इसमें CO2 बाहर से आने में ही है। तो क्या होगा, ये